सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक संविधान है और आज हम संविधान के अनुच्छेदों और भाग के बारे में आपको बताएंगे कि किस भाग के अंदर कितने अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों के क्या क्या नाम हैं, किस किस अंतराल में और किसके अंतर्गत वो आते हैं। इसका वर्णन मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। भाग 4 का मूल कर्तव्य का है, वो 51 का अनुच्छेद है। जो आपके लेफ्ट साइड में गिनती लिखी हुई है, अंक लिखे हैं, वो अनुच्छेद है और उसके सामने लाइन लिखी हुई है वो क्या है, आपके अनुच्छेदों की व्याख्या है। 51 का में मूल कर्तव्य आते हैं। भाग 5 में संघ आता है। संघ का पहला अध्याय एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इसका वर्णन संविधान में किया गया है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि 55 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदवा अवधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, कब तक वो रह सकता है। फिर कहता है 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता है। एक बार अगर राष्ट्रपति बन चुका है तो दोबारा उसके निर्वाचन के लिए कौन सी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है। फिर कहा गया 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, ये बताया गया है। फिर कहा गया 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें हैं, ये बताया गया है। 60 में कहता है अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कैसे राष्ट्रपति साहब शपथ लेते हैं, ये अनुच्छेद 60 में वर्णन है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना हो तो उसके ऊपर कैसे आप महाभियोग चलाएंगे, ये अनुच्छेद 61 में आपका इसमें वर्णन किया गया है। अब कहता है अनुच्छेद 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित जो व्यक्ति रहेगा उसकी क्या पदवा अवधि रहेगी, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 62 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, कैसे होगा। ये 64 में बताया गया है कि जो आप भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक जब मृत्यु हो जाए या रिक्त स्थान हो जाए, उसकी अनुपस्थिति हो जाए, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसके कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का कैसा निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की क्या पदवा अवधि होती, कितना उसका कार्यकाल होता है। और फिर अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदवा अवधि कितनी होती है, ये अनुच्छेद 68 में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने अनुसार कुछ भी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लिखा हुआ है वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुच्छेद 69 में कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ कैसे दिलवाई जाती, कौन दिलवाता है, कब वो शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 70 कहता है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का कैसे उपराष्ट्रपति निर्वहन करता है, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 70 में किया गया है। और अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित संसक्त कौन कौन से विषय हैं, ये अनुच्छेद 71 आपको बताता है। और अनुच्छेद 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें बताते हैं कि क्षमा आदि, आपने देखा कुछ मामलों में दंड का जो आदेश का निलंबन कर दिया है, परिहार कर दिया जाए, लघुकरण जो होता है वो राष्ट्रपति की शक्ति होता है। तो भैया उसने गलती नहीं की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबूत थे, गवाह थे और उसने उसका जेल में कार्यकाल बहुत अच्छा था, तो लोग राष्ट्रपति से क्षमा याचना करने जाते हैं। तो यही अनुच्छेद 72 में वर्णन किया गया है कि उनके पास भी नियम है कि राष्ट्रपति किनको क्षमा करेंगे, कब करेंगे, तो वो सब का वर्णन है। अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। समझिए दोस्तों, अब आपने संघ पढ़ा, कार्यपालिका पढ़ा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ा, तो मंत्रिपरिषद जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाता है और उसका प्रधान सेनापति हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में क्या क्या उपबंध हैं, क्या क्या मंत्रियों के बारे में बातें कही गई हैं, ये अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है।
अब भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। कौन होना चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या नहीं योग्यताएं हैं, इसका वर्णन करना चाहिए। अब अनुच्छेद सरकारी कार्य का संचालन कैसे करते हैं ये बताया गया है। अनुच्छेद 77 में कहा गया भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे किया जाए, यह अनुच्छेद 77 में वर्णन है। और राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है। अध्याय 2 संसद कहते हैं, साधारण चीजें संसद की क्या क्या है। अनुच्छेद 69 बताता है कि संसद का गठन कैसे किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताई गई है। 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है। और 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन बताया गया है। अनुच्छेद 83 में बताया गया संसद के सदनों की अवधि बताई गई है, नहीं कि संसद चलेगी ही नहीं। हर 6 माह में शीतकाल, ग्रीष्मकाल है, मानसून काल की जो संसद चलती है वो चलनी है। ऐसा नहीं कि संसद चल ही नहीं रही है, गैप कर दिया आपने, इसलिए संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 84 में बताया गया संसद के सदस्यता की अर्हता, संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं ये बताया गया है। 85 में बताया गया है संसद के सत्य सत्तावसन और विघटन की क्या क्या वो है। अनुच्छेद 86 में बताया गया सदनों में अभिभाषण का, उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ये नहीं कि मंत्रिपरिषद सब कुछ कर ली, राष्ट्रपति को कोई भाषण देना है, कोई संदेश भेजना है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अनुच्छेद 86 में वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 87 बोलता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 88 बोलता है सदनों के बारे में मंत्रियों महान न्यायवादी के क्या अधिकार, यानी अनुच्छेद 88 में वर्णन किया गया है। अब दोस्तों संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं ये भी देखिए। अनुच्छेद 89 एकम 90 बोलता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन है ये बताया गया है। अनुच्छेद 90 बोलता है उपसभापति का पद जब रिक्त हो जाता है तो पद त्याग और पद से कैसे हटाया जाए, ये अनुच्छेद 90 में वर्णन है। अनुच्छेद 91 कहता है दोस्तों क्या कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति अन्य व्यक्ति को जो शक्ति प्रदान कर दिया जाती है वो अनुच्छेद 91 में वर्णन है। कभी कभी आप देखते हैं कि सभापति साहब नहीं होते, उपसभापति बैठते हैं तो उनको कैसे क्या शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 91 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति और सभापति को पद से हटाने कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 बताता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जब पद रिक्त हो जाए तो पद त्याग और पद से हटाया जाना ये वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपसभा उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की जो शक्तियां प्रदान की गई हैं ये वर्णन किया गया है दोस्तों। अब अनुच्छेद 96 क्या कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, ये अनुच्छेद 96 में वर्णन है। अनुच्छेद 97 दोस्तों क्या बोलता है कि जब ये अधिकारी हैं तो वेतन तो लेते होंगे कि ना लेंगे। उपसभापति जो है और सभापति हैं उनके जो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और उनके भत्ते क्या क्या है अनुच्छेद 97 में वर्णन है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय वर्णन है। कार्य संचालन। अब 99 कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये 99 में 100 जो नंबर है अनुच्छेद उसमें कहता है सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। फिर देखिए सदस्यों की नियताएं क्या होती हैं। अनुच्छेद 101 में कहता है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 कहता है सदस्यों के लिए क्या नियताएं हैं। अनुच्छेद 103 कहता है सदस्यों के लिए नियताओं संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 कहता है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित न होते हुए निहित किए जाने पर बैठने मत देने के लिए सख्ती।
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार उन्मुक्तियां क्या हैं? अनुच्छेद 105 के अंतर्गत क्या आता है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार क्या क्या है बताया गया है, और उनके सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या है, अनुच्छेद 106 में वर्णन है। विधायी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? 107 अनुच्छेद कहता है विधेयकों की पुनः स्थापना पारित करने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कुछ सभाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 कहता है धन विधेयक की क्या परिभाषाएं हैं, और 111 कहता है विधेयकों पर किसी किसकी अनुमति होनी चाहिए और किसी किसकी नहीं होनी चाहिए, ये होता है। आप देखते हैं न्यूज में तो धन विधेयक है, तो धन विधेयक क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन पारित करता है, कहाँ पारित कराना है, क्या देना है, तो ये इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 110 में। वित्तीय विषयों के संबंध में जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण कब आता है। 113 कहता है संसद में पाकलोनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान क्या क्या है, ये अनुच्छेद 115 में वर्णन है। और अनुच्छेद 116 कहता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान क्या है, इसका वर्णन किया गया है। और जो वित्त विधेयक सबसे इंपॉर्टेंट विधेयक आता है उसके लिए क्या विशेष उपबंध है, ये अनुच्छेद 117 में बताया गया है। अनुच्छेद 118 कहता है प्रक्रिया की क्या नियम है। अनुच्छेद 119 कहता है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन क्या है। अनुच्छेद 122 कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कौन सी संसद में प्रयोग की जाएगी भाषाएं, यह अनुच्छेद 120 में वर्णन किया गया है। और फिर 121 कहता है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 122 कह रहा है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये इसका वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये आता है कि भैया संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। अब अध्याय 4 में ही ये क्या है? संघ की न्यायपालिका के क्या क्या काम है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में आती है, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 124 में आती है। और 124 का में क्या आता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और खा में आता है आयोग के कृत्य, और गा में आता है विधि बनाने की संसद की शक्ति। दोस्तों अनुच्छेद 125 के अंतर्गत आता है न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलना चाहिए, भत्ते आदि, वो अनुच्छेद 125 में है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये वर्णन है। और 127 में क्या है? तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये उसका 27 में वर्णन है। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति वर्णन है। और अनुच्छेद 129 बोलता है कि उस न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, बहुत बड़ा वर्णन है। और 130 में कि उच्चतम न्यायालय का कौन सा स्थान है, कहाँ उसको स्थापित किया जाएगा। 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या क्या है। और 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, ये इसमें वर्णन किया गया है। तो प्लीज़ 125 से 131 तक अगर आप देखें तो उच्चतम न्यायालय के बारे में है और न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। लेकिन 132 कहता है अनुच्छेद कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता क्या क्या है, ये वर्णन किया गया है। 123 कहता है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। वो 32 में अलग है और 33 में भी अलग है, क्योंकि सिविल विषयों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का बोलता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र क्या है। और 135 कहता है कि विद्यमान विधि के अधीन जो फेडरल न्यायालय होते हैं उनकी क्या अधिकारिताएं होती, क्या शक्तियां होती हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या उनको प्रयुक्त होना होता है। और 136 कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के लिए क्या विशेष इजाजत चाहिए, क्या परमिशन चाहिए अपील करने के लिए, तो अनुच्छेद 136 में इसका वर्णन विधिवत किया गया है।
और 137 कहता है कि निर्णयों या आदेशों का जो उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन क्या है। और 138 कहता है अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि कैसे की जाती है। और 39 कहता है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। दोस्तों इसी में का कहता है कुछ मामलों का अंतःकरण। 140 जो क्या है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां क्या क्या दोस्तों हैं। अनुच्छेद 141 में वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का आबद्ध कर होना। और 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालयों के डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में क्या आदेश है, वो अनुच्छेद 142 में वर्णन है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 143 में वर्णन है। और 144 कहता है कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में किया जाना वाला कार्य। और 144 का कहता है कि विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष बंद। और अनुच्छेद 145 कहता है न्यायालय के नियम क्या क्या हैं। और 146 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा व्यय क्या है। और अनुच्छेद 147 कहता है निर्वाचन। अब भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनका क्या है, ये अनुच्छेद 148 से 151 के बारे में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 141 में बताया जाता है कि भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन होगा, उसकी क्या योग्यता है, सब बताया गया है। 49 में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या हैं। और 150 में बताया गया है कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप क्या है। और 151 कहता है सम परीक्षा प्रतिवेदन। दोस्तों यही हमारा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने भाग 6 लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।